हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें आपका टॉपिक चला था ऐसे। क्या चल रहा था? ऐसे। अब तक हम आपको एक ऐसे करा चुके हैं और हमने आपको बताया था कि हम टोटल आपको 12 ऐसे कराएंगे। चाहे बुक में आपके 100-200 कितने भी दिए हों, लेकिन हम आपको केवल 12 ऐसे कराएंगे और उन्हीं में से आपको एक ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक करना है, इसलिए आपको एक तो 100% मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी हम ऐसे करा रहे हैं उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। एक ऐसे हम आपको करा चुके हैं, यानी कि पॉल्यूशन पर, इसको बोलते हैं प्रदूषण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था क्योंकि आजकल उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रदूषण का देखा जा रहा है, और उसके द्वारा हमारी जो ओजोन परत है उसमें भी बहुत सारे छिद्र हो गए हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि देखा जाए तो जितनी बार बीमारियां होती हैं वो सब किससे होती हैं? प्रदूषण से होती हैं। जैसे कि जो शरीर में होती हैं, जो भी शरीर में जो बीमारी होती है वो प्रदूषण से होती हैं। इसीलिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हो सकता है कि एग्जाम में आपको 2021 एग्जाम में आपको देखने को मिले। आज हम आपको बताएंगे डॉरी सिस्टम, यानी कि वो बीमारी से संबंध था, और ये आपका जो सामाजिक बीमारी होती है, बहुत ही बेकार बुराई है ये डॉरी सिस्टम, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यानी कि आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि बहुत सारी लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या उनको उनके सास ससुर द्वारा जला के मार दिया जाता है, यानी कि सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। तो बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। इसीलिए ये भी समाज की बहुत ही बेकार बुराई है और इसको भी समाप्त करना चाहिए। सरकार को नए नए प्रकार के नियम बनाने चाहिए ताकि ये बीमारी समाप्त हो सके। इसीलिए हमने देखा कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए हमने बहुत ही सरल, बहुत ही सहज भाषा में, बहुत ही अच्छे यानी वाक्यों के साथ और अच्छे प्रकार से हमने लिखवाया है ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। तो कुछ पॉइंटों के माध्यम से, कुछ बिंदुओं के माध्यम से लिखाया है, जिससे कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका ऐसे का टॉपिक। क्या चल रहा था? ऐसे का, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का आता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि वैसे यदि आपसे कहा जाए कि इस पाठ को पढ़ लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इस कहानी को पढ़ लीजिए, तो आप नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि कहानियों से, चैप्टरों से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। क्योंकि मनुष्य एक समाज में रहता है तो उसे बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता होती है, और यदि किसी से कहा जाए कि इसे आप पढ़ लीजिए तो नहीं पढ़ेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा, यानी कि बहुत जो शिक्षाविदों ने बताया कि एक ऐसे का टॉपिक धरना चाहिए जिससे कि आप विद्यार्थी इन चीज़ों को पढ़ सके और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे रखने चाहिए, यानी कि कुछ ज़्यादा नंबर का होना चाहिए टॉपिक, जिससे कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। आपने देखा होगा कि ये आपका 12 नंबर का है। इतने नंबर का कोई भी टॉपिक नहीं आता है आपके एग्जाम में। क्यों? जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ें और कुछ सीखें। तो सेम पर्पज़ यही होता है, और ये आपको लिखना भी चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि निबंध लिखे जाए तो नंबर कम लें। अरे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं यदि आप उसके बिल्कुल बढ़िया तरह से सही शब्दों का चयन करके लिखोगे तो। ठीक है, तो हमने जो ऐसे लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। देख लेते हैं क्या है। इविल्स ऑफ डॉरी। इविल्स में से होती है बुराई, ऑफ डॉरी में से दहेज की बुराई। आगे इसको इस नाम से भी पुकारा जा सकता है। डॉरी क्या है? ए कॉज ऑफ आवर सोसाइटी, यानी हमारे समाज की क्या है? एक बुराई है, एक बुराई कारण है बुराई का। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको डॉरी सिस्टम कह सकते हैं, खाली डॉरी के नाम से आ सकता है। तो आपको इस वर्ड को अच्छी तरह से पहचानना है ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या होता है? आउटलाइन। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आउटलाइन हमको बहुत ही अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, और जब तक हमको आउटलाइन नहीं पता होगी हम ऐसे को नहीं लिख सकते हैं बढ़िया तरह से, ना ही समझ सकते हैं। और यदि आउटलाइन पता होगी तो हम पूरा ऐसे लिख देंगे। और हमने आपको पहले बताया था, फिर बता रहे हैं कि 2 टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
इंट्रोडक्शन और दूसरा लास्ट होता है आपका कंक्लूजन। बाकी आप इसके बीच में 2 पॉइंट लिखो, 4 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो, 10 पॉइंट लिखो। यदि आपने इन 2 पॉइंटों को नहीं लिखा है तो आपका ऐसे पूरा नहीं माना जाएगा। भले ही आप 2 पेज नहीं 10 पेज का लिख दीजिए, जब तक आपके ये 2 टॉपिक नहीं लिखे जाएंगे आपका ऐसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपको इन 2 टॉपिकों पर बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है यदि एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि आपने पूरा पेपर कर दिया तो जो मार्क्स कम होते हैं वो एक ऐसे पर कम होते हैं 1-2 नंबर आपका, यानी कि एक्सप्रेशन पर कम हो जाएंगे, यानी कि 90 प्लस के पार आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाओगे यदि आपने ऐसे और एनसीन पैसेज और स्टोरी का क्वेश्चन कर दिया। यानी तीनों जो नंबर होते हैं वो आपके, हमने इसकी सीरीज चल रही है आप देखते होंगे, यानी कि 28 मार्क्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और हम आपको स्टोरी बनाना सिखा चुके हैं, आपने काफ़ी हद तक सीख लिया होगा। बाकी सब प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है और हम इसकी वीडियो बनवाएंगे अभी तो, ठीक है। जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो हमने पहले शुरू कर दिए हैं, यानी कि ये ऐसे वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था तो जो हम आपको ऐसे लिखवाएंगे फिर उनको लिखवा देंगे ताकि उनको आप याद करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आउटलाइन, यानी कि जिसको बोलते हैं हम रूपरेखा। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पर है आपका एम, यानी कि क्या उद्देश्य है, इविल्स बुराई है, क्या बुराई है ये, हाउ टू एबोलिश कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है, और सबसे लास्ट में है कंक्लूजन। तो हमने इसमें 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं जिसके माध्यम से आपका पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ही पॉइंट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये तो आपको पता ही है कि पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिंदू अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू नियम के अनुसार डॉरी मीन्स जो दहेज होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी हिंदू नियम के अनुसार जो दहेज होता है उसका क्या मतलब होता है, देखते हैं। एंड इंक्लूड्स, इसमें मिले होते हैं, यानी इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। ऐसे नहीं है कि एक शब्द दे दिया तो उसका एक ही मतलब हो, उसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। कुछ न कुछ रीजन होता है, बिना रीजन के कोई वर्ड नहीं बनता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, द सम ऑफ मनीज, यानी कि इसमें पैसे का योग होता है। किसका योग होता है, पैसे का योग, पैसे का सवाल होता है, पैसे का योग होता है इसमें। और क्या होता है इसमें, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, कुछ घरेलू वस्तुएं होती हैं। यानी कि आप दहेज से बहुत अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि आपने सुना होगा और देखा भी होगा इसके बारे में कि शादी में इतना दहेज दिया गया, लड़की पक्ष से लड़के पक्ष को इतना पैसा दिया गया, इतना नगद था, इतना कैश था, ये सामान था, वो सामान था। आपने शादी अटेंड की होंगी, पता होगा आपको। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये दहेज डॉरी में आती हैं। तो इसके बाद क्या है, एंड अदर, यानी क्या होता है, पैसे का योग होता है, हाउस होल्ड आर्टिकल्स कुछ घरेलू वस्तुएं, एंड अदर पेरेंट्स गिवन टू द ब्राइड, यानी कि और जो वधु, यानी कि वधु के पति वो होते हैं, पिता होते हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं किसके, ब्राइड, यानी कि जो वधु जिसको बहू बोलते हैं कह सकते हैं, उसके जो पिता होते हैं माता पिता होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, कब दिया जाता है, शादी के समय पर। बाय हर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स, उनके माता पिता के द्वारा और उनके संबंधियों के द्वारा। एज ए प्रेजेंट, कैसे दिया जाता है, एक उपहार के रूप में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, एक उपहार के रूप में दिया जाता है। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आपने बहुत सारी शादी अटेंड की होंगी, आपको पूरी जानकारी है कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, लेकिन हमने क्या किया है, उसी बात को यहाँ पर लिख दिया है। जो कंडीशन एक शादी ब्याह के समय होती हैं वो सब बातें यहाँ पर लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप स्वयं सेंटेंस बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। टू द पेरेंट्स ऑफ ब्राइड ग्रूम, यानी कि जो लड़की पक्ष कह सकते हैं कि वधु पक्ष के
उसके माता पिता होते हैं और उसके जो सगे संबंधी होते हैं और जो दूल्हा पक्ष के लिए जो सामान सब कुछ देते हैं वो क्या कहलाता है, उसे हम डॉरी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको दहेज कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि दहेज क्या होता है। अब आता है एम, उद्देश्य। देखो हमने आपको बताया था कि बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। आप पढ़ रहे हो, आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य है नहीं है, यानी आपका उद्देश्य क्या है कि हम 90+ के पार जाएंगे, हम अच्छे नंबर लेके आएंगे, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो। तो और हमारा उद्देश्य क्या है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा भी एक उद्देश्य है, क्योंकि हमें आपसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना, सम्मान मिलेगा, तो हमारा भी उद्देश्य है। यानी कि संसार में बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है। हाँ, कुछ काम होते हैं बिना उद्देश्य के हो जाते हैं, बट ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो उद्देश्य के ही होते हैं। बिना उद्देश्य के तो कहते हैं ना कि माँ बाप भी पुत्र को नहीं खिलाते हैं बिना उद्देश्य के, क्योंकि उनका भी उद्देश्य है। वो क्या उद्देश्य है अभी आपको नहीं पता होगा, लेकिन बाद में आप समझोगे कि उनका उद्देश्य ये होता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारी सेवा करेगा, इसीलिए वो उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। तो बिना उद्देश्य के यानी कि मानव जाति में कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है। सिर्फ पशु पक्षी जो होते हैं और आपके जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, यही लोग बिना उद्देश्य के कार्य करते हैं। क्या आपने देखा है कि एक चिड़िया अपने बच्चे को कितनी अच्छी तरह से खिलाती पिलाती है, क्या उसके लिए कमा के देगा? वो नहीं कमा के देगा। देखा होगा आपने, और भी बहुत सारे पशु हैं, गाय है, भैंस है, कितना अच्छी तरह से केयर करते हैं अपने बच्चों की, दूसरों को नहीं छूने देते हैं। कोई उसको मारे तो उसको तंग करते हैं, तो क्या वो उसको कमा के देगा? नहीं। यानी कि पशु पक्षी ही एक ऐसा प्राणी है जो कहा जाए कि जो बिना उद्देश्य के कार्य करता है, लेकिन मानव जाति में कभी कोई बिना उद्देश्य के कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पर। एम मीन्स क्या है? उद्देश्य। द एम ऑफ द डॉरी, यानी कि दहेज का जो उद्देश्य है, वाज टू हेल्प द मैरिड कपिल, यानी दहेज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मैरिड कपिल है यानी कि जो शादीशुदा जोड़ा है, टू स्टार्ट देयर लाइफ केयर फ्री, यानी कि जो शादीशुदा जोड़ा है, मतलब जिन लोगों की शादी हो रही है। अब देखा कि आजकल तो बच्चा कहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा जब शादी करूंगा, है ना, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो थोड़ा काम ही नहीं थे, बहुत कम काम थे, खेती बेती के काम होते थे और थोड़ा बहुत शहर में काम होता था। तो जब लड़का शादी के योग्य हो जाता था तो लड़की पक्ष से उसको दिया जाता था कि जैसे कि अपनी लाइफ को ये ठीक प्रकार से मेंटेन कर सके, यानी कुछ दिन के लिए सहारा मिल जाए और बाद में फिर काम करना शुरू कर देगा। यानी कि जो नए जो कपिल हैं, नए जो जोड़े हैं, वो अपने जीवन को बढ़िया तरह से केयर फ्री होकर, चिंता मुक्त होकर स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें। इसीलिए ये डॉरी का उद्देश्य रखा गया था दहेज का, क्योंकि कुछ सामान मिल जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, तो थोड़े दिन तक अच्छा चल जाएगा मामला, बाकी फिर अपना स्वयं कमाना शुरू कर देगा। वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इट वाज गिवन टू ड्यू टू लव एंड सिंपैथी। इट वाज गिवन, यह दिया जाता था, ड्यू टू के कारण, किसके कारण? प्रेम और सहानुभूति के कारण, प्रेम और सहानुभूति के कारण दिया जाता था। लॉर्ड टेनिसन ने क्या कहा है, सुन लीजिए एक बार बात को। वन सैड, यानी लॉर्ड टेनिसन ने एक बार कहा था कि कोई नियम बनता है अच्छे के लिए, लेकिन जब बाद में उसमें क्या होता है, वह एक बुराई बन जाती है। शुरुआत में कोई क्या होता है, शुरुआत में जब कोई नियम बनता है, कोई लॉ बनता है, तो वो देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए बनता है, लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वह एक बुराई बन जाता है। क्या बन जाता है? वह एक बुराई बन जाता है, और ये बात सत्य है। तो ओल्ड ऑर्डर यानी पुराने नियम जो है चेंज, बदल जाते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, उनके स्थान पर नए नियम आ जाने चाहिए। दिस इज द ऑल्सो ट्रू इन द केस ऑफ डॉरी। तो दिस इज द ऑल्सो ट्रू, और ये बात किसके संदर्भ में सत्य है? ये बात आपके डॉरी के संदर्भ में सत्य है कि जब कोई नियम बनता है अच्छाई के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, वो एक बुराई बन जाती है। और आज ये भी क्या बन चुकी है, एक बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है। दहेज नहीं दिया तो बहू को मारेंगे, पीटेंगे, आग लगा देंगे, ज़्यादा परेशान करेंगे तो वो स्वयं ही मर जाएगी, सुसाइड कर लेगी। आपको पता होगा, ऐसे केसेस आपने बहुत पढ़े होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, समझ चुके होंगे उद्देश्य क्या था कि जैसे कि जब नए कपल की शादी होती है तो जीवन को सही प्रकार शुरू करने के लिए उनको थोड़ी राहत, थोड़ी सहायता दी जाती है, लेकिन आज समाज में ये बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, इविल्स यानी कि बुराई। अब क्या बन चुकी है, बुराई बन चुकी है। तो डॉरी सिस्टम जो दहेज प्रथा की प्रणाली है, हैज बिकेम ए कर्स, क्या बन गई है, एक अभिशाप बन गई है। अब इट इज ए ब्लॉट ऑन अवर सोसाइटी, इट इज ए ब्लॉट, अब क्या है, अब ये एक धब्बा है, क्या है ये धब्बा है ऑन अवर सोसाइटी, हमारे समाज पर। अब हमारे समाज पर क्या बन गई है, एक धब्बा बन गई है ये क्या, डॉरी सिस्टम। इट हैज मेड द कंडीशन ऑफ वुमेन, इसके द्वारा महिलाओं की दशा क्या हो गई है, इसके द्वारा महिलाओं की दशा वेरी बहुत ज्यादा बन चुकी है, मिजरेबल दयनीय, यानी इसके द्वारा, किसके द्वारा, दहेज के द्वारा महिलाओं की जो दशा है बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दयनीय हो चुकी है। ड्यू टू डॉरी, डॉरी के कारण, ड्यू टू डॉरी यानी दहेज के कारण, बॉयज आर नाउ, लड़कों को, यानी दहेज के कारण आज क्या होता है, लड़कों को नाउ मिस अब सोल्ड, बेचा जाता है, इन द ओपन मार्केट, खुले बाजारों में, यानी कि आज दहेज के कारण क्या होता है, लड़कों को खुले बाजार में बेचा जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है। फॉर द हाईएस्ट प्राइस, कैसी बड़ी उच्च मूल्य उनका लगाया जाता है। देखा होगा आपने, सुना होगा, देखा नहीं होगा कि उसके लड़के को देखने आए थे, कितने 20 लाख मांग रहा है, कितने मांग रहा है, 20 लाख मांग रहा है, थोड़ी इंजीनियरिंग का कर ली और ये एक जॉब क्या मिल गई प्राइवेट छोटी मोटी, पता नहीं क्या समझ रहा है। तो क्या है, आजकल माता पिता क्या करते हैं, अपने लड़कों की बहुत उच्च बोली लगानी शुरू कर दी है। देखा होगा आपने, सिस्टम हैज, जो ये प्रणाली है, became an essential part of marriage, यानी कि ये सिस्टम, ये जो प्रणाली है वो became हो गई है या बन गई है, an essential क्या बन गई है, एक अनिवार्य पार्ट में हिस्सा ऑफ मैरिज, यानी कि यह शादी का अब एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। क्या डॉरी सिस्टम क्या है, यानी शादी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। सो इसीलिए मैनी यंग ब्राइड्स, यानी बहुत सारी युवा वधू कमिट क्या कर लेती है, कमिट सुसाइड, यानी कि आत्मदाह कर लेती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। सम आर बर्न्ट, और कुछों को क्या कर दिया था, बर्न जला दिया जाता है, अलाइव जीवित, कुछों को जीवित जला दिया जाता है, बाई मीन्स द्वारा, किसके द्वारा, देयर फादर इन लॉ, उनके ससुर, और मदर इन लॉ, उनकी सास, यानी कि उनके सास ससुर के द्वारा उनको जीवित जला दिया जाता है। द पेरेंट्स कैन नॉट फाइंड, माता पिता पा नहीं सकते हैं, ए सुइटेबल मैच, एक बहुत अच्छा जोड़ा, फॉर देयर डॉटर, अपनी पुत्री के लिए, इफ यदि। तो देखो इसमें पहले इसका आंसर बोलेंगे जब वो समझ में आएगा, यानी कि माता पिता एक अच्छा दामाद नहीं ढूंढ पाते हैं अपनी पुत्री के लिए, दे आर नॉट इन ए पोजीशन अरेंज फॉर मनी डिमांड। क्यों, क्योंकि जो पैसे की डिमांड है वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको एक अच्छा दामाद नहीं मिल पाता है। क्योंकि अच्छा लड़का कब मिलेगा, जब पैसा दिया जाएगा, यही होगा ना। ठीक, तो इस तरह से क्या है, ये एक बुराई बन चुकी है बहुत बड़ी। आगे हाउ टू एबोलिश, यानी कि इसको समाप्त कैसे किया जाए। अब इस बुराई को कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो देखते हैं कैसे समाप्त करते हैं। इट इज ए डीप रूटेड इविल, यानी कि यह जो बुराई है वो गहरी, अब इस बुराई की जड़ें कैसी हो चुकी हैं, बहुत गहराई तक जा चुकी हैं इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में। यानी कि इस बुराई की जड़ें जो हैं वो समाज में बहुत गहराई तक जा चुकी हैं, बहुत गहराई तक पहुंच चुकी हैं। एंड शुड बी एबॉलिश्ड मेयर एनएक्टिंग लॉज, और इसे केवल मात्र कानून बनाने से खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि कानून बना दिया, टू क्रैश इट इज नॉट इनफ, यानी कि
मात्र कानून बना दिया कि अब कोई दहेज नहीं लेगा, बस कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये बात ओपन ही नहीं होती है कि किसने कितना दिया है, किसने कितना लिया है। यदि ऐसी बात ओपन हो जाएगी तो शादी टूट जाएगी। फिर इस वजह से जो पिता होते हैं वो कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस बुराई को केवल मात्र कानून बनाने से ही खत्म नहीं किया जा सकता। पब्लिक माइंड शुड बी मोल्डेड टू एंड इट, यानी कि हमें पब्लिक का जो मस्तिष्क, पब्लिक का जो माइंड है उसे इसकी तरफ मोड़ना पड़ेगा इसे खत्म करने के लिए। सोशल अवेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप, और समाज की जागृति, यानी समाज जाग जाए, जैसे कि हम दहेज न लेंगे न देंगे, दहेज न लेंगे न देंगे, ऐसी बातें कमेंट कर लिए जाएं। यानी कि सामाजिक जो अवेकिंग है, समाज की जो जागृति है, सोशल अवेकिंग है, वो इसका पहला स्टेप है। टू एंड इट, यानी इस बुराई को खत्म करने का जो सामाजिक जागृति है वो पहला स्टेप है। यानी कि हम तुम सब लोगों को आपस में मिलकर ही इस बुराई को खत्म किया जा सकता है, और कोई इसका कारण खत्म करने का नहीं है। ठीक है, पीपुल शुड बी टॉट टू थिंक दैट, यानी कि लोगों को जानना चाहिए और सोचना चाहिए, यानी जानना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि डेट मीन्स क्या होता है कि एक गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की जो होती है, इज हर सेल्फ, स्वयं में ए डॉरी, क्या होती है, एक दहेज होती है। यानी कि एक अच्छी पढ़ी लिखी जो लड़की होती है वो स्वयं में क्या होती है, एक दहेज होती है, मानी उसे ही दहेज मानना चाहिए। मनी और आर्टिकल्स कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ ए वाइज एंड एजुकेटेड गर्ल, पैसा और वस्तुएं, मनी और आर्टिकल, पैसा और वस्तुएं नहीं ले सकती हैं, टेक द प्लेस, स्थान नहीं ले सकती हैं, ऑफ ए वाइज, बुद्धिमान, एंड एजुकेटेड, और पढ़ी लिखी गर्ल, लड़की का। यानी कि पैसा और वस्तुएं एक पढ़ी लिखी समझदार स्त्री का, लड़की का स्थान नहीं ले सकती हैं। गर्ल्स, लड़कियां, शुड स्टैंड अप बोल्डली, यानी लड़कियों को स्टैंड में खड़ा होना चाहिए, अप बड़ी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, अगेंस्ट द सिस्टम, यानी कि इस प्रणाली के विरुद्ध लड़कियों को स्वयं खड़ा होना चाहिए। दे शुड नॉट मैरी, उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए। दोज हु आर ग्रीडी, जो लालची हैं, मतलब कि उन्हें लालची लोगों से शादी नहीं करनी चाहिए। एजुकेटेड बॉयज, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, शुड डिस्करेज, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि मना करना चाहिए। देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, इन डिमांडिंग डॉरी, किसके लिए, दहेज मांगने के लिए उन्हें मना करना चाहिए। किसको, एजुकेटेड, यानी कि जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लड़के हैं, उन्हें अपने माता पिता से मना करनी चाहिए कि पिताजी आप दहेज फहेज के चक्कर में न पड़ें, और लड़की पढ़ी लिखी सभ्य और परिवार के हिसाब से होनी चाहिए, आप दहेज के चक्कर में न पड़ें, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो लड़की सही चाहिए, और वही हमारा क्या है, वही हमारा दहेज है। ठीक है, ऐसा किसको बोलना चाहिए, जो लड़के होते हैं पढ़े लिखे, उनको बोलना चाहिए। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ मत दीजिए, यानी कि जो वो दे दें वो प्यार से ले लेना चाहिए। हमें किसी को क्या नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको बाध्य नहीं करना चाहिए किसी को, जो वो दें उसे ही ले लेना चाहिए। यानी पढ़े लिखे जो लड़के हैं उन्हें अपने माता पिता से मना करना चाहिए, किसके लिए, दहेज के लिए। तो समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम इस बुराई को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, हम आपको बता चुके हैं, इसके बिना कुछ भी नहीं है, अब तक जो हमने पढ़ा वो बेकार है बिना इसके कंक्लूजन के। तो देख लेते हैं, डॉरी हैज रूइंड, डॉरी बर्बाद कर चुका है, द लाइफ में जीवन ऑफ मैरिड गर्ल्स, किनका, जो शादीशुदा लड़की हैं उनका जीवन बर्बाद कर चुका है। सो इसीलिए द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी, सरकार और समाज को मस्ट डू देयर, करना चाहिए,
बेस्ट टू रूट इट आउट, यानी कि इस बुराई को जमीन से उखाड़ने के लिए सरकार और समाज को कुछ अच्छा करना चाहिए। फॉर दिस, इसलिए इसके लिए सोशल अवेकिंग, जो सामाजिक जागृति है, इज अर्जेंटली नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि समाज को जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये बुराई ख़त्म नहीं हो सकती है। तो ये था आपका ऐसे, यानी कि डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, जो एक बहुत बड़ी बुराई बन चुकी है, जिसके द्वारा आज समाज में बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, और जो दहेज नहीं लेके आती हैं तो उनके जो सास ससुर हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स देखे होंगे आपने, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी, और टीवी में और आपके न्यूज़पेपर में इसके आर्टिकल आते रहते हैं कि दहेज के कारण सास ससुर ने लड़की को जला के मार दिया और लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो इस बुराई को समाप्त होना चाहिए, यानी कि एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक सीमित, यानी कि सीमित होना चाहिए, यानी कि जो वो दे वो ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है, इसीलिए हमें इस बात पर थोड़ा विचार करना चाहिए। इस कारण ये जो निबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे और एग्जाम में लिख के आओगे, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।